वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के अपने यूपी टेट के ईवीएस के सिलेबस के क्रम में हम अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो कि है आपका प्रदेश की शासन व्यवस्था। और इसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, यानी कि संविधान में जो प्रमुख आपका उल्लेख किया गया है कार्यपालिका का, वो कौन है? तो जब संवैधानिक प्रमुख आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा कौन? राज्यपाल। ठीक है ना। तो राज्य की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछा गया है क्या कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख की बात होगी तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है ना। तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख आप मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद को बताएंगे। ओके, तो देखिए, राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो वो राज्यपाल में निहित होती हैं। एक प्रश्न आपसे, इसी प्रश्न को आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो वो होती हैं राज्यपाल में। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो है वो राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी आपसे पूछा जाता है कि कौन है? तो वो है आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल होने के साथ पूरे देश में किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल थी। ठीक है ना। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? तो आपको याद होना चाहिए, गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि कौन सी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल को नियुक्ति अगर दी जाएगी तो किसके द्वारा दी जाएगी? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति ही सभी राज्यों में क्या करता है? आपके राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ओके, तो इसके अलावा आप ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो जो है अपने पद पर रह सकता है राज्यपाल। ठीक है ना। और राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा देता है। यही इसी का मतलब है प्रसाद पर्यंत। ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहे। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी कि आपका राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, लेकिन उसके पहले भी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। ओके, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, ये भी एक प्रश्न आपसे बनता है। तो राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो आपकी होनी चाहिए 35 ईयर। ठीक है, आप 35 साल के होंगे तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। और राष्ट्रपति की भी उम्र यही होती है, 35 साल न्यूनतम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्या किसी व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो आपसे पूछा गया है कि केवल एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बना सकते हो? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाँ। ठीक है ना। यानी कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा जो है हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक, तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल किस जो है अनुच्छेद में है, तो 153 में है। इसके अनुसार किसी राज्य, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल तो होगा ही, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक ही जो है राज्यपाल हो सकता है। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि आपको गलत वाला बताना है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये तो सही है। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट जो सही हैं वो सब आपको याद रखने हैं। ठीक है ना। जो गलत है वो भी आपको भी बताया जाएगा, वो भी आपको याद रखना है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। ठीक है ना। तो ये भी आपका सही है। राज्यपाल का वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाएगा? राज्य की जो संचित निधि होगी उससे। ओके, राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है मुख्यमंत्री को। तो ये वाला आपका गलत है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। तो आपको गलत वाला ही आपको आंसर बताना था। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया कि राज्यपाल अपना सॉरी
तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को नहीं देता है, इसलिए गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति अभी आपको बताया था कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी किसको देगा, तो वो राष्ट्रपति को ही देगा, ठीक है ना। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी कौन देगा, किसको देगा, तो वो राष्ट्रपति को ही देगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन आपको जेन्युइन लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लाइक्स जो हैं आप लोग काफ़ी कम देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तब यहाँ पे राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछी जा रही है, ठीक है ना। अभी आपने राज्यपाल की नियुक्ति पढ़ी, किसने की थी, तो वो राष्ट्रपति कर रहा था। लेकिन अब राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात हो रही है, तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति करता है आपका राज्यपाल, ठीक है ना। तो राज्यपाल जो है ये नियुक्त करता है किसको, मुख्यमंत्री को, ठीक है ना। तो इसी को गवर्नर बोला जाता है, राज्यपाल को ही क्या बोलते हैं, उसी को गवर्नर भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। या फिर कहीं कहीं आपको राज्यपाल की जगह केवल गवर्नर लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान, मंत्रिपरिषद अभी आपको बताया गया था कि वास्तविक जो आपका प्रमुख होता है कार्यपालिका का, वो कौन होता है, वास्तविक आपका कौन था, वो तो अब मुख्यमंत्री होगा, ठीक है ना। संवैधानिक कौन था, तो वो था आपका राज्यपाल। तो जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ठीक है ना। मंत्रियों में सबसे प्रधान जो मंत्री होता है उसी को आपको मुख्यमंत्री कह रहे हो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है आपका गवर्नर। और मुख्यमंत्री ही विधानसभा, राज्य विधानसभा का नेता होता है। तो विधानसभा में ही, तो विधानसभा के चुनाव होने के बाद ही तो क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। तो राज्य की विधानसभा का नेता कौन होता है, तो वो होता है आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है उम्र दी गई है, तो उम्र भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो वो आपकी 25 वर्ष, ये आपका सही है। आपको क्या बताना है, गलत वाला बताना है, क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन होता है, अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो है विधानसभा का जो है नेता होता है, विधानसभा में मंत्रिपरिषद का नेता होता है, ठीक है ना। तो उस जब विधानसभा में मंत्रिपरिषद का नेता होता है तो उसकी भी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम उम्र मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है, ठीक है। क्योंकि विधानसभा की सदस्यता के लिए भी उम्र 25 वर्ष है, इसलिए मुख्यमंत्री भी उसी में है। विधान परिषद के लिए आपका 35 वर्ष दिया है, क्या ये सही है या गलत, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है, ठीक है। इसीलिए आपका जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन का, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी राज्यपाल के लिए आपने 35 वर्ष आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। तो विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए, तो विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और विधानसभा में ही आपके मुख्यमंत्री होते हैं तो उनकी भी 25 वर्ष है। और विधान परिषद जो होता है उसके लिए कम से कम आपकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और बाकी जो है आपका राज्यपाल के लिए कितना था, तो राज्यपाल के लिए आपका 35 वर्ष था, ये आपको पता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। संविधान के किस भाग में राज्य या प्रदेश से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो राज्य को ही प्रदेश बोलते हो, आप जान रहे हो, ठीक है ना। तो राज्य से संबंधित प्रावधान जो है किस भाग में किए गए हैं आपके संविधान में, तो भाग 5 में, 6 में, 7 में या फिर 8 में। तो राज्य से संबंधित आप याद रखिएगा कौन सा भाग संविधान का, भाग 6, ठीक है ना। भाग 6 जो है ये आपके राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं संविधान के भाग 6 में। और अनुच्छेद भी आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अनुच्छेद 152 से 137 के बीच में राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं संविधान में, ठीक है ना। संविधान के जो भाग 6 है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है राज्य का संविधान। संविधान का भाग 6 राज्य का संविधान होता है, ठीक है ना। 152 से 237 तक ये अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं भाग 6 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में पूछा गया है कि ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री के प्रति। तो ये जो आपकी मंत्रिपरिषद है ये विधानसभा के प्रति नहीं, मंत्रिपरिषद के प्रति जो है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, विधानसभा के प्रति होगा इसका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे आपने मंत्रिपरिषद लिखा है, ये वाला आपका गलत है, रुकिए 1 मिनट। तो राज्य की जो आपकी मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको याद रखना है।
और आपको राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल आपका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। और राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है। और मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको भी शपथ कौन दिलाता है, तो वो राज्यपाल ही दिलाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। राज्य विधानमंडल का गठन किस किस से मिलकर होता है, यानी कि विधानमंडल का जो आपका गठन हो रहा है वो किस किस से मिलकर होता है। तो राज्यपाल भी होता है राज्य विधानमंडल में, विधानसभा होती है और विधान परिषद। तो आप जब भी याद रखेंगे तो इन तीनों को याद रखेंगे, ठीक है ना। तो राज्य की विधानमंडल का गठन आपके उपर्युक्त सभी यानी कि तीनों से, राज्यपाल भी होगा, विधानसभा भी होगा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर के राज्य विधानमंडल का गठन होता है, ठीक है ना। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलकर राज्य विधानमंडल का गठन होता है। और विधान परिषद किस कब के लिए, जिन राज्यों में जो है विधान परिषद आपका है उन्हीं राज्यों के लिए ये वाला विधान परिषद वाला प्रावधान है, वरना नहीं तो आपका विधानसभा और राज्यपाल से। और वर्तमान में जो है 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है ना। आपके उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मैं आगे लिया हूँ, आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं जिसमें विधान परिषद है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है, यानी कि विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है, कितने लोग जो है विधान परिषद में अधिकतम हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, तो वो है आपका 500, ठीक है ना। तो भारत के किसी भी विधानसभा में, ठीक है ना, किसी भी विधानसभा यानी किसी भी राज्य की विधानसभा में पूछा गया है कि अधिकतम जो निर्धारित किया गया है कि 500 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 500 जो है ये अधिकतम सदस्य संख्या है, ओके। और न्यूनतम सदस्य संख्या भी आपसे पूछी जाती है। तो विधानसभा सदस्यों की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो तो 500 है, यानी 500 अधिकतम हो सकते हैं। और कम से कम कितने हो सकते हैं, तो कम से कम 60 हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कम से कम 3 राज्यों में आपका अपवाद है, ठीक है, जो जिसमें 60 से भी कम है, ओके। तो न्यूनतम आपसे पूछा जाएगा तो न्यूनतम 60 है, ठीक। न्यूनतम कितनी हो सकती है 60, और अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है आपकी 500, ओके। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन भी आप लोग ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपके जब पूछा जाता है तो हो सकता है आपके डिस्क्रिप्शन से ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में पूछा गया है, ये भी याद रखना है। विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में निर्वाचित कितने हैं, तो वो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 403 होती है, ठीक है ना। तो 403 विधानसभा सदस्य होते हैं, ये आपका सही है। विधान परिषद के सदस्य कितने होते हैं, तो वो आपके होते हैं कितने, कुल होते हैं 100, ठीक है ना, कुल 100 होते हैं। और लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, तो लोकसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारी जानकारियां हैं। तो इसका जो है ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, राज्यसभा में यहाँ पे लिखा है 41, जबकि ये वाला आपका गलत हो गया, इसीलिए आपका ये सही आंसर हो गया। तो राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा सदस्य होते हैं 31। तो आप ये सारे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, इसको, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका गलत आंसर है, ओके। तो ये नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं राज्य से संबंधित। और अधिकतम किसी राज्य में विधानसभा सदस्य कितने हो सकते हैं, तो वो 500, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो ऊपर है, ओके। उत्तर प्रदेश के विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। ये भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य के विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो उत्तर प्रदेश की। तो विधान परिषद के सीटों की संख्या कहाँ सबसे अधिक है, तो वो भी आपका उत्तर प्रदेश की है। लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश में है। राज्यसभा सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो भी आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो सीटों के मामले में जो है आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। राज्य विधानमंडल के किस सदन को प्रथम सदन या निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है, तो ये आपसे पूछा गया है
कि राज्य विधानमंडल में आपका विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है और आपका राज्यपाल होता है, ठीक है ना। तो राज्यपाल तो नहीं, आपका सदन के बारे में पूछा जा रहा है। तो किस सदन को प्रथम सदन बोला जाता है, और जिसे प्रथम सदन बोला जाता है उसी को निम्न सदन भी बोला जाता है, ठीक है ना। जो प्रथम सदन होता है वो निम्न सदन होता है, जो द्वितीय सदन होता है, जो द्वितीय सदन होता है वो क्या होता है, तो द्वितीय जो होता है वो उच्च सदन होता है। ये भी आपको अंतर याद रखना है, ठीक है। तो प्रथम सदन और निम्न सदन कौन होता है, तो वो होता है आपका विधानसभा, ठीक है। तो प्रथम सदन या निम्न सदन कौन है, तो वो आपका आंसर हो गया आपका विधानसभा। इसी को जो है लोकप्रिय सदन बोला जाता है। ओके, तो ये आपका याद रखना है। ओके, विधानसभा जो है इसको प्रथम सदन या निम्न सदन या फिर, और विधान परिषद को जो है, विधान परिषद को द्वितीय सदन या फिर उच्च सदन कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। तो द्वितीय या उच्च कौन है, वो आपका विधान परिषद है। प्रथम सदन या निम्न सदन या फिर लोकप्रिय सदन, ये तीनों नाम किसके हैं, तो वो बोला जाता है आपके विधानसभा को। तो विधानसभा आपका प्रथम सदन है और विधान परिषद आपका द्वितीय सदन है। ओके, अगला देखते हैं, विधानसभा में प्रस्तुत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो विधानसभा में जो आपका विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उस पर धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय आपका कौन करेगा, तो निर्णय तो करता है आपका विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। तो विधानसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है और हमेशा धन विधेयक जो है वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। पहली बार जब आपको धन विधेयक प्रस्तुत करना होगा तो कहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये आपका विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष ही इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो आपका डिस्क्रिप्शन है इसको आप ध्यान से देखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। तथा यह धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो किस में जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो वो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और किसकी अनुमति से, तो ये राज्यपाल की अनुमति से। और क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कौन निर्णय करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं, तो वो आपका विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है। तो देखिए, अब विधान परिषद की बात हो रही थी, अभी आपको बताया गया कि केवल जो है किसमें जो है ये प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक, केवल आपका विधानसभा में, ठीक है ना। केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। तो विधानसभा से जब ये पास हो जाता है, पहले आपका विधानसभा में प्रस्तुत किया, यहाँ से जब पास हो गया तब भेज दिया गया कहाँ पे, विधान परिषद में भेज दिया जाता है। तो विधान परिषद के पास जो है अधिकतम उसको जो है धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, तो केवल 14 दिनों तक ये अपने पास रोक सकती है। उसके बाद इसको वापस करना ही पड़ेगा, ठीक है, विधानसभा को, ठीक है। और ये इसके लिए सिफारिश कर सकती है उसमें बदलाव के लिए, लेकिन इसको मानने के लिए विधानसभा बाध्य नहीं है कि वो माने या न माने, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि अधिकतम कितने दिनों तक विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है, तो वो है आपका 14 दिनों तक, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, विधानसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों के लिए अपने पास रख सकती है या फिर 14 दिनों तक उसे रोक सकती है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध होता है। तो राज्यपाल जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आपसे पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका 213 में है राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति के लिए क्या है, राष्ट्रपति के लिए 123 है, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट के लिए 123 है और राज्यपाल के लिए 213, ठीक है। तो आपको राज्यपाल वाला याद रखना है अभी। अरे सॉरी, इसका जो आंसर होगा कि ये कितनी अवधि के लिए वैध होता है ये पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे अनुच्छेद बता दिया। तो ये जो है अवधि के लिए होता है, 6 महीने के लिए आपका वैध होता है। यानी कि कोई भी अध्यादेश अगर राज्यपाल जारी करेगा तो अधिकतम 6 महीने तक उसको विधानसभा द्वारा कानून बनाया जाना जरूरी। यानी कि जब आपका 6 महीने के अंदर आपका सदन स्टार्ट होगा तो उसको जो है विधानसभा से पारित करना आवश्यक होता है, वरना वो रद्द हो जाता है, ठीक है ना। तो अधिकतम जो है 6 महीने के लिए वैध रहता है राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश। और अनुच्छेद कौन सा है अध्यादेश जारी करने का राज्यपाल का, 213। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया या समाप्त किया जा सकता है।
तो किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाया जा सकता है या फिर उसकी समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है, तो वो है आपका संसद। ठीक है ना, तो संसद जो है किसी राज्य के विधान परिषद को बना सकता है या फिर उसको समाप्त कर सकता है। और इसके लिए जो है विधानसभा जो है 2/3 बहुमत से जो है उसको प्रस्ताव पारित करके पहले संसद के पास भेजती है, उसके पास संसद क्या करता है, उसको बना सकता है या फिर उसको समाप्त कर सकता है। और ये किस अनुच्छेद में है, यानी कि विधान परिषद का बनाया जाना या फिर समाप्त किया जाना, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है 169 अनुच्छेद में। ठीक है, तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन से संबंधित प्रावधान करता है कौन, अनुच्छेद 169। और संसद जो है ये क्या कर सकती है, विधान परिषद का गठन कर सकती है या फिर विधान परिषद का उत्साधन यानी कि उसको समाप्त कर सकती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। राज्य के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य का विधिक सलाहकार। ठीक है ना, राज्य का विधिक सलाहकार पूछा गया, यानी कि राज्य को कानूनी सलाह कौन देता है, तो वो देता है आपका एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल आप याद रखेंगे, और इसको हिंदी में बोला जाता है महाधिवक्ता। ओके, महाधिवक्ता बोला जाता है। ये राज्य का क्या है, ये राज्य का आपका विधिक सलाहकार होता है। ठीक है ना, तो राज्य का विधिक सलाहकार होता है, इसको महाधिवक्ता बोलते हैं। हिंदी भी याद रखेंगे आप लोग, कभी कभी आप अधिकतर आपको महाधिवक्ता ही मिलता है, एडवोकेट जनरल भी मैंने लिखा है ताकि आपको क्लियर रहे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो राज्यपाल जो है इसकी नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की, और उसी के प्रसाद पर्यंत जो है महाधिवक्ता अपना जो है पद धारण करता है। ओके, तो एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता कहा जाता है राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यपाल कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है विधान परिषद में, तो कितने सदस्यों को, तो उसमें क्या होता है कि आपका निर्धारित है 1/6 जितने भी सदस्य होंगे। देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधान परिषद की सीटें होती हैं। ठीक है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में बताई गई आपको 100 सीटें हैं कुल। ठीक है ना, तो उसका 1/6 जो है वो कौन जो है मनोनीत करेगा, तो वो करेंगे आपके राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। विधान परिषद के कुल सदस्यों का जो 5/6 होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और 1/6 सदस्य जो हैं ये राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है ना, तो विधान परिषद में जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में क्या करते हो कि हम लोग चुनते हैं ना, आपका जब चुनाव होता है, विधायकी का चुनाव होता है तो सारी जनता चुनती है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो लेकिन विधान परिषद का चुनाव में कोई भी आम जनता भाग नहीं लेती है। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है कुछ निर्धारित किए गए हैं कि कौन कौन इसमें वोट कर सकते हैं, इसीलिए आपको लिखा गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है विधान परिषद। विधानसभा में हम लोग चुनाव करते हैं डायरेक्ट, तो ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके, 1/6 सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है। तो ये जिला न्यायाधीश की बात हो रही है, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करेगा। तो जब जिला न्यायाधीश की बात होगी, देखिए, एक तो होता है आपका उच्च न्यायालय, दूसरा होता है आपका उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उनको तो कौन करता है, उनको करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है ना, उनको नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन जिले में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, तो जिले के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य का राज्यपाल करता है। ये अंतर आप याद रखेंगे। ओके, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। तो नियुक्ति कौन कर रहा है, नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल, परामर्श ले रहा है उच्च न्यायालय से। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। 20 में भारत में उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए यहाँ पे अब ये क्वेश्चन मैंने शामिल कर लिया था ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की जब बात होगी तब इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। अभी आपसे क्या बात हो रही थी, जिला का। ठीक है ना, तो जिला के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जिला के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन आपका उच्च न्यायालय हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति और मुख्य न्यायाधीशों दोनों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किस पे है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, पेंशन कौन इसका निर्णय करता है, तो इसका निर्णय करता है आपका संसद। ठीक है ना,
तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके अलावा अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, ठीक है। तो इसके जो सेवा शर्तें और जो आपकी पेंशन और भत्ते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो निर्धारित करता है आपका संसद। मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन होती है वो होती है 2,50,000 रुपये वर्तमान में 2021 की बात हो रही है, ओके। और अन्य न्यायाधीश जो हैं उनकी जो आपका वेतन और भत्ते हैं वो कितने होता है? 2,25,000 रुपये, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ठीक है। अभी आपका राज्यपाल का भी आपने देखा था, राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीशों के वेतन हैं और भत्ते हैं कहाँ से दिए जा रहे हैं? वो भी राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, ओके। निर्धारित करता है ये वेतन और भत्ते, ये वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के खंडपीठ या फिर बेंच कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की जो मूल पीठ है, ठीक, अगर आपके मूल पीठ की बात की जाए कि मूल पीठ कहाँ पर है, तो मूल पीठ तो आपकी कहाँ पे है? वो है आपका इलाहाबाद में, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है यानी कि बेंच है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, ठीक है। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय की क्या पूछा जा रहा है, मूल पीठ पूछा जा रहा है या फिर खंडपीठ पूछा जा रहा है, या फिर आपको डायरेक्ट लिखा होगा, अगर आपको इलाहाबाद वाला आंसर देना होगा तो वो पूछा होगा कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है। आपको खंडपीठ नहीं लिखा होगा। अगर खंडपीठ है तो खंडपीठ के बारे में कौन सा, इसका मतलब बेंच पूछा जा रहा है, तो बेंच इसकी कहाँ पे है? लखनऊ में, ओके। तो मूल पीठ आपका कहाँ पे है? तो वो तो आपका इलाहाबाद में है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में स्थित है। और इसकी खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। जो नए उच्च न्यायालय बने हैं वो कौन से बने हैं? एक आपका तेलंगाना में बना है, हैदराबाद में, और दूसरा कहाँ पे बना है? दूसरा आपका आंध्र प्रदेश के कहाँ पर? अमरावती में, ठीक है ना। तेलंगाना के कहाँ पर? हैदराबाद में, तेलंगाना में, और आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ये आपका 24वां और 25वां बन गया है, ठीक है। तो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय की पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? वो है आपकी 62 वर्ष। 65 वर्ष किसकी है? तो 65 वर्ष आपका सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का आपका क्या है? तो वो है आपका 65 वर्ष। लेकिन आपका उच्च न्यायालय पूछा है तो उच्च न्यायालय का है 62 वर्ष, ओके। तो ये आपका पता हो गया कि उच्च न्यायाधीशों की आपका अवकाश ग्रहण करने की जो आपकी आयु है वो है आपकी 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम लोग। दादरा नगर हवेली और दमन दीव पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो दादरा नगर हवेली और आपका दमन दीव ये आपके अरब सागर में द्वीपी जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। तो इस पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, यानी कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये वाला क्षेत्र आता है आपका। दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों एक ही मिला के अब कर दिया गया है, ये भी याद रखना, ये एक ही हो गया है, अब पहले अलग अलग था, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट या फिर तमिलनाडु हाई कोर्ट, तो दादरा नगर हवेली जो है ये मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है आपका दादरा नगर हवेली और दमन दीव। इसके अलावा जो आपका गोवा है, ठीक है ना, गोवा है, ये भी जो है किसके अंतर्गत आता है? ये भी मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो गोवा भी इसी में आता है, मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत, ठीक। इसके अलावा देखिए जो आपको और एक याद रखना है वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार का जो आपका है ये आपके पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है ना। इसका जो पीठ है वो आपका पोर्ट ब्लेयर में है, तो पोर्ट ब्लेयर में है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आता है, ठीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला किसके अंतर्गत आएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, और दादरा नगर हवेली दमन दीव, उसके अलावा गोवा किसके अंतर्गत है? तो वो आपका मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायकों को तो हम लोग चुन के भेजते हैं, ठीक है, हम लोग चुन के विधायकों को भेज दिए विधानसभा में, और वहाँ पे जो ये सदस्य होते हैं ये सब अपने में से ही एक लोग को क्या बनाते हैं? अपने में से ही एक लोग को विधानसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है ना। तो विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। यहाँ पे विधानसभा में जो सदस्य रहते हैं वही अपने में से किसी एक को विधानसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक। और ये देखिए
तो ये अपना त्यागपत्र किसको देता है? एक अध्यक्ष, उसके साथ एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है, ये भी याद रखनी है, ठीक है ना। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। तो जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो होता है वो अपना त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि इनके जो आपकी त्यागपत्र देने की प्रक्रिया है, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। और विधानसभा के अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही लोग अपने में एक अध्यक्ष बना देते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है, और विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करके देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? ये क्वेश्चन अभी ऊपर था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किन किन राज्यों में आपका विधान परिषद है। तो वर्तमान यानी कि 2021 की बात हो रही है, ठीक है। ये बदलता रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सन भी लिख दिया है कि 2021 की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2021 में कुल विधान परिषद मतलब कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है ना। बाकी कहाँ पे प्रावधान किया गया है, कहाँ अभी बनेगा, वो सब अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ पर है तो वो आपके 6 राज्यों में है। और 6 राज्य कौन है? इन 6 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछता है कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। 3 आपको दे देगा जिसमें होता है, और एक में आपका नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपका आंसर चुनना होता है। उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आपके 6 राज्य हो गए। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है ना, वर्तमान में, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग कमेंट करके कुछ ना कुछ आप जो है अपनी बात कहेंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या करेंगे कि आप मुझको जो है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सभी जगहों पे जहाँ पे भी आप हों, जहाँ पे आपको अच्छा लगता हो, जहाँ पे आप एक्टिव रहते हो, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम सहपाठी को वीडियो आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।